आज मैं आपके लिए क्राइम की एक अनोखी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी थोड़ी अजीब है क्योंकि क्राइम की कहानी का जो कातिल होता है उसे 15 साल तक पुलिस पकड़ नहीं पाती है और इतना लंबा समय बीत जाने के बाद कातिल भी लगभग सब कुछ भूल चुका होता है। लेकिन 15 साल के बाद जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछता है कि बस इतना बता दो कि मुझे आखिर ढूंढा कैसे। तो चलिए जानते हैं कि पुलिस ने 15 साल बाद उसे कैसे ढूंढ लिया। इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूं, अगर आपको भी क्राइम की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से। दिन था 14 फरवरी 2003, मतलब वैलेंटाइन डे का दिन था। यहाँ दो पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था तरुण धनराज और पत्नी का नाम था सजनी। इन दोनों की शादी लगभग 3 महीने पहले मतलब दिसंबर 2002 में हुई थी। सजनी अहमदाबाद में एक बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और तरुण अहमदाबाद में ही एक स्कूल में पीटी टीचर का काम करता था और साथ में वॉलीबॉल का कोच भी था। सजनी और तरुण की शादी एक अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिवार केरल के रहने वाले थे, लेकिन बाद में नौकरी और काम के चलते सजनी का परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया था। तरुण का भाई भी अहमदाबाद में जॉब करता था, इसलिए तरुण भी अपने भाई के पास अहमदाबाद में ही रहने लगा था और यहीं के एक स्कूल में वॉलीबॉल कोच की जॉब करने लगा। दोनों के परिवार केरल से ही थे। उनके ज्यादातर रिलेटिव्स भी केरल से ही थे, तो उन्हीं रिलेटिव्स की वजह से इन दोनों के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। फिर शादी हो जाती है। शादी से पहले तरुण अपने भाई के साथ रहा करता था, लेकिन शादी के बाद अब उसने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया और सजनी के साथ उसी फ्लैट में रहने लगा। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक था और सब नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि तरुण स्कूल का वॉलीबॉल कोच था और जब भी स्कूल का मैच कहीं बाहर हुआ करता था तो स्कूल की टीम के साथ अक्सर तरुण को बाहर जाना पड़ता था। जब भी तरुण घर से 2-3 दिनों के लिए बाहर जाता तो जाने से पहले सजनी और उसके घर वालों को एक बात कहता था। वो कहता था कि इस एरिया में अक्सर लूटपाट और चोरी होती रहती है, तो इसलिए जब मैं यहाँ नहीं रहूं तो सजनी का अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो मायके चली जाए। सजनी के घर से कुछ ही दूर अहमदाबाद में ही उसके घर वाले थे। माँ, पिता, बहन सभी लोग मौजूद थे। तो जब कभी भी तरुण वॉलीबॉल मैच के लिए बाहर चला जाता तो सजनी अपने मायके चली जाया करती। अब आते हैं 5 फरवरी के दिन, मतलब 14 फरवरी 2003 से ठीक 8 दिन पहले। इसी दिन सजनी अपने मायके गई हुई थी और अपने मायके से घर लौट रही थी, लेकिन उसकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। तो सजनी ने अपने पिता से कहा कि पापा, मुझे स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो सजनी के पिता को थोड़ा अजीब लगा और सजनी के पिता ने उससे पूछा कि तुम्हारे और दामाद जी के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। तो सजनी खामोश हो गई, लेकिन फिर बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर सजनी अपने घर चली जाती है। फिर 14 फरवरी का वो दिन आता है। इस दिन सजनी करीब 7:30 बजे अपने मायके फोन करती है और अपनी बड़ी बहन से 10-15 मिनट देर तक बात करके फोन रख देती है। उसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे के बाद सजनी के घर पर अचानक तरुण का फोन आता है। फोन पर तरुण रोते हुए कहता है कि सजनी की हालत बहुत सीरियस है, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। सजनी के घर वाले बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सजनी की मौत हो गई है। तरुण अपनी पत्नी की मौत के बाद बैठकर बच्चों की तरह खूब रोए जा रहा था। पुलिस जब आती है तो पता चलता है कि सजनी के दुपट्टे से ही उसका गला घोटा गया था। पुलिस ने जब घर पर अच्छे से छानबीन की तो उन्हें घर का सामान बिखरा हुआ मिला और तरुण ने बताया कि घर से गहने भी गायब हैं। पुलिस को ये लूटपाट का मामला लग रहा था। तरुण पुलिस वालों और सजनी के घर वालों के सामने रोते हुए कहता है कि मैं हमेशा सजनी को कहता था कि एहतियात बरतो, आखिर लुटेरों ने मेरी बीवी को मार ही डाला। तरुण और सजनी की नई नई शादी हुई थी। शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तरुण काफी रो रहा था। सजनी के घर वालों को भी तरुण की हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। फिर अगले दिन यानी 15 को ही सजनी का पोस्टमार्टम होता है और फिर उसी दिन सजनी का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। मुख अग्नि के समय भी तरुण काफी रोए जा रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुख अग्नि देने के हालत में भी नहीं है। इसलिए फिर तरुण का भाई सजनी को मुख अग्नि देता है। इस दौरान तरुण की हालत बिगड़ने लग जाती है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। मतलब 15 को सजनी के अंतिम संस्कार के बाद ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। उधर पुलिस अपनी जांच कर रही होती है। लूट और चोरी का मामला लग रहा था, इसलिए पुलिस मोहल्ले के चोर लुटेरों की लिस्ट बना रही है ताकि इसके पीछे जो भी है उसको जल्दी पकड़ा जा सके।
उधर 15 की शाम को हॉस्पिटल में तरुण को एडमिट किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी 16 की शाम को पुलिस को तरुण के भाई का फोन आता है। तरुण का भाई पुलिस को कहता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है। ये सुनकर पुलिस थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन पुलिस को तरुण पर पहले से ही थोड़ा बहुत शक तो था, लेकिन तरुण जिस तरह से रोए जा रहा था उसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये मामला काफी बड़ा था तो मीडिया में भी बात फैल गई थी। फिर पुलिस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए कि पुलिस ने ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में खुला छोड़ दिया जिस पर थोड़ा बहुत शक था। अब पुलिस वालों पर सजनी के घर वालों ने भी उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि इसमें पुलिस की लापरवाही है। पुलिस पर प्रेशर बनना शुरू हो गया। पुलिस अब एक्टिव हो गई। पुलिस ने छानबीन करने के लिए तरुण के घर वालों को भी उठा लिया। कुछ दिनों तक इनको जेल में भी रखा गया। पुलिस को लग रहा था कि इसमें इनका भी हाथ हो सकता है, लेकिन फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया। तरुण की तलाश भी की जा रही थी, लेकिन तरुण कहीं नहीं मिला। उनके घर वालों से भी तरुण का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन तरुण का कुछ पता नहीं चला। देखते देखते 3 साल बीत गए। तरुण अभी भी लापता था। किसी को नहीं पता था तरुण कहाँ है, या जिंदा भी है या नहीं। लेकिन सजनी के घर वाले आज भी अपनी बेटी को भूल नहीं पा रहे थे और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते थे। इसलिए 2006 में वो इस केस को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी के पास जब केस पहुंचा तो फिर तुरंत पुलिस को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से मैसेज गया कि इस केस को आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। फिर इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई और तरुण के बारे में जानकारी देने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। सीएम ऑफिस से मैसेज आया था तो इस केस को स्पेशल टीम दोबारा से छानबीन कर रही थी। सजनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये साफ था कि उसका गला घोटकर उसे मारा गया था, लेकिन उस दिन उसके घर पर कोई आया गया नहीं। आस पड़ोस से पूछताछ से पता चला कि तरुण और सजनी के बीच उतनी बनती नहीं थी, और फिर ये भी पता चला कि शादी से पहले ही तरुण का एक लड़की से अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने उस लड़की के बारे में पता किया और फिर उस लड़की तक पहुंच गई। जब पुलिस ने उस लड़की से तरुण के बारे में पूछा तो उसने कहा कि 16 फरवरी 2003 यानी सजनी के मौत के 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया था और कॉल पर तरुण ने कहा कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तब तक सजनी की मौत की खबर मुझे मिल चुकी थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। लड़की का बयान बिल्कुल सच था, तो पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। अब ये कहानी सामने आती है कि तरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, लेकिन अब तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ नहीं है, और अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करनी थी वो अरेंज मैरिज के लिए मना भी कर सकता था, लेकिन उसने अरेंज मैरिज भी कर ली और 3 महीने बाद बीवी को मार डाला और फिर गर्लफ्रेंड से शादी करने की बात कही। अब मैटर क्लियर था कि तरुण ही कातिल है, लेकिन तरुण अभी भी फरार था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। क्योंकि सीएम ऑफिस से मैसेज आया था तो इस केस पर हमेशा पुलिस की मीटिंग में अपडेट लिया जाता रहा। तरुण के घर वाले और रिलेटिव्स के फोन सर्विलांस पर रखे गए। कभी कभी सिविल ड्रेस में पुलिस को तरुण के घरों के बाहर तैनात किया गया, ताकि अगर तरुण कभी अपने घर वालों से मिलने आए तो पुलिस उसे पकड़ ले। लेकिन तरुण कभी मिला नहीं। तरुण के माँ बाप दोबारा से केरल आ गए थे और वहीं रहने लगे थे। फिर 2009 में तरुण के पिता की मौत हो गई, तो पुलिस को इसके साथ ये भी पता चला कि तरुण 2003 के बाद यानी 2009 में पहली बार केरल में ही अपने माँ बाप से मिला था। तरुण जब अपने माँ बाप के पास गया तो उसके माँ बाप काफी डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस उसे आज भी ढूंढ रही है और अगर किसी को पता चल गया तो वो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिसके बाद तरुण वहाँ से चला गया, लेकिन तरुण से मिलने के अगले ही दिन उसके पिता को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। पुलिस को ये सारी बातें पता चलने के बाद वो फिर से तरुण को ढूंढने में लग गई, लेकिन फिर से पुलिस तरुण को ढूंढने में नाकाम रही और धीरे धीरे पुलिस भी सुस्त पड़ गई। एक तरह से केस तो बंद ही हो गया, लेकिन हर महीने पुलिस मीटिंग्स में इस केस पर नजर डाल लिया जाता था। इस केस को मीटिंग में सबसे ऊपर केसेस में रखा जाता और अपडेट पूछ लिया जाता। लेकिन समय बीतता गया और देखते देखते 2003 से 2016 आ जाता है। 2016 में ही एक नया अफसर आया और उसने फिर से इस केस पर अपडेट ली, तो पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है। माँ एमपी यानी मध्य प्रदेश में रहती है और भाई अहमदाबाद में ही रहता है। फिर से उनके घरों के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिस लगाए गए ताकि तरुण का कुछ पता चल सके, लेकिन तरुण का कुछ पता नहीं चल पाया। फिर पुलिस ने तरुण की गर्लफ्रेंड, जिसने तरुण को कातिल बोलकर शादी करने से मना कर दिया था, उससे पूछा कि क्या तरुण ने इतने सालों में कभी तुम्हें याद किया
या तुम्हें कुछ पता चला? तो तरुण की गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरे मना करने के बाद उसने कभी मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन फिर उसने पुलिस को एक बहुत बड़ी क्लू दी। उसने बताया कि तरुण या उसके जैसे मिलते जुलते चेहरे को दिल्ली के एक मॉल में देखा है। फिर पुलिस की एक टीम दिल्ली के उस मॉल में जाती है और आसपास पूरी छानबीन करती है, सीसीटीवी भी चेक करती है। पुलिस को ये भी पता चलता है कि उसी समय तरुण की माँ भी दिल्ली आई हुई थी। पुलिस को लगता है कि शायद तरुण अपनी माँ से मिलने आया होगा, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इस सभी चीजों से पुलिस को ये विश्वास होने लगा था कि तरुण कहीं न कहीं जिंदा है। अब पुलिस थोड़ा एक्टिव हो जाती है और उसको ढूंढने की स्पीड को थोड़ा तेज करती है। तरुण के सारे रिलेटिव्स, दोस्त, जो कोई भी उससे जुड़ा था, उन सभी का नंबर रडार पर लिया जाता है। तकरीबन 4000 लोगों के नंबर्स को पुलिस रडार पर लेती है। 4000 नंबर्स, इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार पुलिस कितनी एक्टिव थी। 4000 नंबर्स में तरुण के भाई, गर्लफ्रेंड और माँ सभी का नंबर शामिल था। पुलिस को लगता था कि तरुण अगर जिंदा है तो अपनी माँ से कभी न कभी जरूर बात करेगा। तो पुलिस तरुण की माँ का नंबर खंगालती है, लेकिन पता चलता है कि तरुण की माँ जितने भी लोगों से बात करती है वो ज्यादातर उनके रिलेटिव्स ही हैं। कोई अननोन नंबर पर उसकी माँ बात नहीं किया करती थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया और 2016 से 2018 आ गया। इस केस को 15 साल बीत गए थे, लेकिन आज भी पुलिस अपडेट में लगी हुई थी। समझ लीजिए कि पुलिस को जिद थी कि इसे किसी भी तरह ढूंढना है। पुलिस दोबारा एक्टिव होती है और इस बार पहले भाई का नंबर सर्विलांस पर लेती है और भाई के साथ जितने भी लोगों की बात होती है उन सब पर नजर रखती है। जल्दी पुलिस को यह एहसास हो जाता है कि भाई के साथ तरुण का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन पुलिस को लगता है कि तरुण अपनी माँ से जरूर कांटेक्ट करेगा या पहले भी कर चुका होगा और हम चूक गए हो, क्योंकि तरुण माँ से ज्यादा क्लोज भी था। तो पुलिस फिर से तरुण की माँ के नंबर को सर्विलांस में लेती है और जिनसे भी उसकी माँ बात करती उस पर नजर रखती, बातें भी चुपचाप सुना करती, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बार तरुण की माँ के नंबर पर एक लैंडलाइन नंबर से फोन आता है। पुलिस हर नंबर को क्रॉस चेक करती थी और ये पहली बार था कि किसी लैंडलाइन नंबर से उसकी माँ को कॉल आया हो। पुलिस जब इस नंबर को चेक करती है तो पता चलता है कि यह नंबर बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। अब अहमदाबाद क्राइम टीम के मेंबर्स थोड़ा हैरान हो गए। आखिर तरुण की माँ को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम? ये बात कुछ समझ नहीं आई। पुलिस को शक हुआ कि कहीं तरुण इस कंपनी में काम तो नहीं करता, तो फिर इस नंबर को पुलिस पूरा टटोलने का सोचती है। तुरंत ही अहमदाबाद से क्राइम ब्रांच की एक टीम बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है। ये दिन था 22 अक्टूबर 2018। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम बेंगलोर टीम से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि हमें ओरेकल के एक एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए। फिर बेंगलोर की टीम ओरेकल के एचआर टीम से कहती है कि हमें आपके कंपनी में काम कर रहे सभी एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। पुलिस नहीं बताती है कि उन्हें किसकी तलाश है, क्योंकि इससे जिसको पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही है वो चौकन्ना हो सकता है। तो पुलिस ने बस ये कहा कि आपके यहाँ के सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, ये हमारा रूटीन प्रोसीजर है। तो ओरेकल कस्टमर केयर के एचआर की तरफ से पुलिस के पास वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज की एक लिस्ट आ जाती है। पुलिस उस लिस्ट को चेक करना शुरू करती है, लेकिन उस लिस्ट में कहीं भी तरुण धनराज नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। लेकिन उस लिस्ट में पुलिस को एक नाम दिखता है जिसको देखकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो नाम था परवीन भटेले। इसे देखकर पुलिस को लगा कि कहीं इस नाम को उन्होंने पहले भी सुना है। फिर याद किया तो पता चला कि तरुण की जो माँ है वो जितने लोगों को कॉल करती थी उसमें एक नाम परवीन भटेले भी था। परवीन भटेले की वाइफ निशा का भी नंबर उसकी माँ के पास था और वो परवीन और निशा दोनों को फोन किया करते थे और अक्सर दोनों से उसकी माँ की बात भी हुआ करते थे। तो पुलिस ने परवीन भटेले और निशा दोनों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। तो पता चला कि दोनों किसी भी सोशल मीडिया में नहीं है और ना ही कहीं पर इनकी तस्वीर है। ये बात पुलिस को थोड़ा अजीब लगा कि आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये भी पता चला कि परवीन भटेले और निशा दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये परवीन भटेले ही तो तरुण नहीं है, क्योंकि रिलेटिव्स की लिस्ट में भी परवीन भटेले नहीं है और परवीन और निशा दोनों अक्सर तरुण की माँ से बात करते हैं। आखिर इनका कनेक्शन क्या है? और अगर परवीन भटेले ही तरुण है तो इसे और पुख्ता कैसे किया जाए? तो पुलिस के पास तरुण की सारी हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स थे। उसमें था कि तरुण जब वॉलीबॉल का कोच था तब स्कूल में एक मैच के दौरान उसकी रिंग वाली एक उंगली टूट गई थी। तो उसकी सारी उंगलियां सीधी थी, लेकिन वो जो उंगली थी वो थोड़ी टेढ़ी थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम उससे एक बार हाथ मिलाएंगे तो हम उन उंगलियों को पहचान लेंगे। तो एम्प्लॉयज के लिस्ट आने से ठीक अगले दिन अहमदाबाद की टीम बेंगलोर की टीम के साथ
उस ओरेकल कस्टमर केयर के ऑफिस पहुंचती है। फिर वहां के पियून के जरिए अंदर मैसेज भिजवाया जाता है कि प्रवीण भटेले से बाहर 2 लोग मिलने आए हैं। तो प्रवीण ऑफिस के बाहर आता है। बाहर आते ही क्राइम ब्रांच की टीम के अफसर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, हेलो तरुण। जैसे ही ये नाम सुनाई पड़ता है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि तरुण यहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रहा था और उसे सभी लोग प्रवीण भटेले के नाम से जानते हैं और पिछले 15 सालों से वो ये नाम भूल चुका था। लेकिन वो हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिससे अफसर उसकी उंगली टटोल लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसकी एक उंगली टेढ़ी है। और उसके चेहरे के भाव से ये पुख्ता हो जाता है कि ये शख्स प्रवीण भटेले नहीं बल्कि वही तरुण धनराज है जिसकी हमें पिछले 15 सालों से तलाश थी। इसके बाद पुलिस उससे कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, अब चलो वापस। लेकिन पुलिस ने सोचा कि आखिर ये दोनों माँ बेटे बात करते थे तो उनको पता क्यों नहीं चला, और अगर ये लैंडलाइन नंबर से बात न करता तो शायद ये भेद खुलता भी नहीं। दरअसल तरुण की माँ के पास एक और नंबर था जो उसकी माँ ने किसी दूर के रिलेटिव के आईडी पर ली थी, जिसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। इसी नंबर से अक्सर तरुण और उसकी माँ की बात हुआ करती थी। लेकिन एक बार तरुण कई बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ का नंबर नहीं लगता है, तो उसे अपनी माँ की काफी चिंता होने लग जाती है। तो फिर बाद में वो अपने ऑफिस से ही अपनी माँ के दूसरे नंबर पर कॉल कर देता है, जिसके बारे में पुलिस को पता था, और यहीं वो गलती कर बैठता है और पुलिस उस तक पहुंच जाती है। अगर तरुण लैंडलाइन से फोन न करता तो शायद तरुण का राज ही रह जाता। पुलिस तरुण से उसकी कहानी सुनती है। तरुण बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे शादी करने से मना कर दिया। 14 को उसने अपनी बीवी का कत्ल किया और 16 को दिल्ली चला गया और अगले 8-10 दिन उसने वहाँ एक कॉल सेंटर में जॉब भी की, लेकिन फिर वो वहाँ से पुणे चला गया। फिर वो वहाँ निशा से मिला। दोनों एक ही जगह नौकरी करते थे। उसने उसे बताया कि मैं यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और धीरे धीरे उससे दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों 2009 में बेंगलोर पहुंचे और वहाँ ओरेकल कस्टमर केयर में जॉब कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। निशा को यही पता था कि इसका नाम प्रवीण भटेले है और इसका दुनिया में कोई भी नहीं है, और इसके पुराने कारनामे भी निशा को पता नहीं थे। लेकिन तरुण अपनी माँ से बातें किया करता था और निशा को भी अपनी माँ से बात करवाया करता था और कहता था कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। उसने निशा को कभी ये नहीं बताया कि ये मेरी माँ है। अब सोचने वाली बात है कि उसने जिस गर्लफ्रेंड को पाने के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, उससे कभी उसकी शादी नहीं हुई और फिर किसी और से शादी कर लिया। घर वाले होने के बावजूद भी पूरा जीवन यतीम की तरह बिताना पड़ा। अब बात ये आई कि आखिर तरुण धनराज प्रवीण भटेले कैसे बना। तो तरुण के स्कूल के टाइम में उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था प्रवीण भटेले। अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद कुछ दिन वो अपने दोस्त प्रवीण भटेले के यहाँ गया हुआ था और वहाँ उसने अपने दोस्त प्रवीण भटेले के सारे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट सभी स्कैन कर लिया और इसी नाम से उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली थी। लेकिन उस दिन उसने लैंडलाइन नंबर से अपनी माँ को कॉल करने की एक छोटी सी गलती कर दी जो उसको भारी पड़ गई। अगर उसने उस दिन कॉल न किया होता तो आज भी वो प्रवीण भटेले बनकर जी रहा होता। लेकिन इस पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच टीम का भी कमाल है, जो 15 सालों से इस केस पर लगी रही और इसका भेद खोल ही दिया। तरुण अब साबरमती जेल में है और जो उसने किया है उसको उसकी सजा दी गई है और वो अब अपनी सजा काट रहा है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको भी कोई कहानी मेरी जुबानी सुननी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आप सलामत रहें, चौकन्ना रहें और खुश रहें। धन्यवाद।